उम्मीद है कि रिवोकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी रिवोक कर सकता है और वहां तक जो लायबिलिटी उसकी बनी रहेगी उसको वो पे करेगा। जहां तक भुगतान किया जा चुका है उसके लिए वो लायबिल होगा, जहां तक क्रेडिटर को नुकसान हो रहा है वहां तक वो लायबिल होगा। बशर्ते जैसे मैंने बताया राइट्स वर्सेस हार्पर का मामला, तो अगर किसी को नौकरी से हटाया जा रहा है तो मालिक को इतना समय दीजिए कि वो अपने कर्मचारी से दायित्वों से मुक्त हो सके, उसको अगर पैसे वैसे उसके पास हो तो अपना निकाल सके, ठीक है, कोई जिम्मेदारी दिया हो तो उसको रिवोक कर सके, हटा सके उससे। अब दूसरा बिंदु क्या आता है कि बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, ये है, ठीक है, इसको देखते हैं 100 कौन सा बताया था सेक्शन 131 131 देखिएगा 131 सीधे सीधे लिखा है बाय डेथ। भाई सीधी बात है कि अगर श्योरिटी की डेथ हो जा रही है, मैंने गारंटी दी है और मैं ही निपट जाऊं, फिर मतलब क्या रह गया, कौन पे करेगा, कोई नहीं पे करेगा। आप मतलब श्योरिटी का भी वो हो गया ना, क्या उन्मोचन। कॉलिंग 131 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as the revocation of continuing guarantee so far as regards future transactions। अगर डेथ हो जाती है, कि यहां कह क्या रहा है, द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स के बाद जो बीच में दिया गया उसको गायब करिए तब समझ में आएगा, उसको अभी हटा दीजिए, जो कॉमा के बाद फिर कॉमा तक है कॉन्ट्रेरी तक, इसको गायब करिए तब समझ में आएगा। द डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स, क्या ऑपरेट करता है, एज द रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज रिगार्ड्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन। इसको पढ़िए, बीच वाला गायब करिए, आप बीच वाले को यहां लाके रखिए, बीच वाला आप यहां लाके रखिए तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। तो अब आपके समझ में आई होगी बात कि अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की तो क्या होता है, ये रिवोकेशन ऑफ अ कंटिन्यूइंग गारंटी मान लिया जाता है। एक जो चल रही थी श्योरिटी, एक जो गारंटी चल रही थी, गारंटर की डेथ हो जाती है तो वो रिवोक मान ली जाएगी, रिवोक्ड मान ली जाएगी। कब, जबकि उसमें कोई एक कॉन्ट्रेरी प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। कॉन्ट्रेरी माने ठीक है, इसके मरने के बाद इसके लीगल हेयर्स दायी होंगे, जिम्मेदार होंगे, अगर ऐसा कह दिया जाता है तो ये है कॉन्ट्रेरी। अगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, अपोजिट सेंस वाला, या जिसको कहें कि किसी और की जिम्मेदारी निर्धारित करने वाला उसकी मृत्यु के बाद, तो वो रिवोक्ड मान लिया जाएगा। ठीक, अब इसमें समस्या ये होती है कि इससे तो क्लियर हो गया, तो क्या श्योरिटी की डेथ के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारी लीगल हेयर्स जो उनको उस श्योरिटी, उस प्रतिभू के लिए, उस गारंटी के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। तो सेक्शन में आपको ऑलरेडी मेंशन है कि अगर जब तक कोई क्लियर प्रोविजन इज नॉट गिवन इन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तब तक उसको जो श्योरिटी की जिम्मेदारी है, जो लायबिलिटी है, दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू हिज लीगल हेयर्स। बस इतनी बात है। इसमें एक है आर के दीवान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आर के दीवान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आर के दीवान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में वही बात होती है कि क्या मृत्यु के बाद, आफ्टर श्योरिटी इज डेथ,
his legal heirs can be imposed with that liability. ठीक है, if in contract there isn't any provision, they can be imposed with that liability. But what would be the limit of the liability? उसने 1 लाख रुपए या 4 लाख रुपए की श्योरिटी ली थी किसी की, और जो उसके उत्तराधिकारी हैं, लीगल एयर्स जो हैं, इनको कितना मिल रहा है? 4 लाख की जगह 50,000 रुपए ही इसकी संपत्तियों में से मिल रहे हैं। तो वो जो लिमिट होगी अपने घर से थोड़ी देंगे लीगल एयर्स, जो भी होंगे उसको भी देखो, उत्तराधिकारी जो होंगे वो अपने पास से कहां से देंगे? तो जब उसकी लायबिलिटी हमें दे रहे हो तो उसकी एसेट तक ही जो उससे इनको मिला होगा संपत्ति के रूप में, वहीं तक लीगल हेयर्स की लायबिलिटी होगी, विधिक उत्तराधिकारियों की जिम्मेदारी वहीं तक होगी जो कि उनसे मतलब श्योरिटी से इन लोगों ने पाया होगा संपत्ति के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवोकेशन बाय डेथ ये खत्म हो गया। सर ये वाला रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा। ये वाला, हाँ सर, ये जो आपने लायबिलिटी फिक्स की थी कि जिस अमाउंट तक उसको पाया होगा, तो इसमें कौन सा है? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है कि ऑल प्रॉपर्टी आ जाएगी? सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी यार। इनहेरिटेड में मतलब कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे? हम तो जो वैल्यूएशन होगा तो अपने बाप से जितनी प्रॉपर्टी पाए उन सब के लिए जिम्मेदार होंगे। जब उसके सारे के मालिक होंगे तो सारे के जो उसकी लायबिलिटीज होंगी उसको हम पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई डिफरेंशिएशन एज सच नहीं है, बस ये है कि द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड टू देम, जो शब्द वहां यूज है इनहेरिटेड टू देम, जो आप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी, अब कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे? डिवीजन कैसे आपका हो रहा है? इनहेरिटेड टर्म तो वहां यूज हुआ है। सर जैसे मान लीजिए कि क्या है कि कुछ जगहों पे क्या होता है ना कि जैसे फादर ने कोई लायबिलिटी ली और सन ने कोई प्रॉपर्टी बाई की है और फादर के नाम से बाई की थी, तो उसको इनहेरिटेड में नहीं ले आते हैं शायद। अब देखिए समस्या ये खड़ी होगी ना राहुल, कि आप उसको फिर क्लैरिफाई करें कि मैंने पिता के नाम ली थी, ये मेरी संपत्ति थी या क्या थी। ये एक डिस्प्यूट का मामला होगा थोड़ा सा, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा कि ये कह देना कि मेरे पिताजी को मैंने खरीद के दी मेरी। आप जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं कि मैंने अपने पैसे से प्रेम में पिता के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बट जब उसके नाम से है तो ट्रांसफर तो मेरे ही नाम होगी। अब वो आप इसको कैसे अलग करेंगे वो एक अलग मुद्दा होगा। यहाँ पे जो शब्द है कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड टू देम, ये है। अब इसको कैसे वहां आप कोर्ट में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी कैसे हल होगा वो एक अलग चीज है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, आई थिंक वो प्रॉपर्टी फादर की मानी जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेटेंट एक्ट वो जो ऑस्टेंसिबल ऑनर वाला जो मैटर था पहले जो चलता था वो अब शायद खत्म कर दिया है। पैसे कोई भी दे लेकिन प्रॉपर्टी जिसके नाम पर बहुत सीधी बात है, वही मैं राहुल से कह रहा था कि ये बड़ा टेढ़ी खीर होगी ये साबित करना कि ये मेरी प्रॉपर्टी। तो आप हर प्रॉपर्टी को कह देंगे एक्सेप्ट उनको जो कि बाप दादा के जमाने से चली आ रही हो। ठीक है, तो आपने जिसके नाम खरीद ली तो ये मान के चलिएगा कि फिर उसी की हो जाती है। ठीक है, अगर कोई इसमें अलग से प्रोविजन मिलता है तो प्लीज लेट मी नो। चलिए 135 पे आते हैं। 133, 132 बता ही चुके, 130 हो गया, 31 हो गया, 135 पे आते हैं। 33 सेक्शन 133 क्या मुद्दा बताए थे? बाई वेरिएंस, बदलाव के द्वारा। क्या कह रहे हैं? 133 पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर संविदा के निबंधनों, टर्म्स माने कंडीशंस जो हैं, आपकी शर्तें जो हैं, संविदा की जो ट्राइपार्टाइट बना था उसमें तीनों एक दूसरे के जो टर्म्स थे कॉन्ट्रैक्ट के उनसे देवर नोन, और अब क्रेडिटर को और डेटर को अपनी कोई हित दिखाई पड़ा, अपना हित दिखाई पड़ा, और उसमें उन लोगों ने आपस में कुछ और संविदा कर दी। ठीक है, कुछ चेंज कर दिया, और वो चेंज अगर बड़े मटेरियल फैक्ट टाइप है उसमें चेंज हो गया। पहले भी आपने देखा था 5 रुपए एक्स्ट्रा
वो पुराने ऋणों के लिए भुगतान की बात हुई तो वहां उन्मोचित हो गया था, अपने दायित्व से मुक्त हो गया था। तो कुछ इसी तरह का आप समझिए कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने अगर आपस में कोई समझौता कर लिया, कोई ऐसी एग्रीमेंट उनका और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो मूल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देता है, तो यहां पे जो आपका श्योरिटी है वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। पढ़ते हैं, एनी वेरिएंस मेड विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, बहुत सीधी बात है, विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, ठीक है। अगर बिना श्योरिटी की सहमति के क्या हो गया, consent in the terms of the variance in the terms of contract between the principal debtor and creditor without sureties। देखिए बेयर एक्ट में पढ़ने के लिए तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ढालना पड़ता है। तो एनी वेरिएंस मेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, लाइए विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, इन दोनों ने फेरफार कर दिया, बदलाव कर दिया बिना सहमति के, श्योरिटी के, तो क्या होगा, द श्योरिटी that discharges the surety to as the transaction subsequent to the variance। variance जहां से हुआ उसके बाद से इनकी जिम्मेदारी खत्म। इसमें इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन के पहले एक देखते हैं बोनार वर्सेस मैकडोनल्ड। क्या है बोनार, लिखिएगा, बोनार वर्सेस मैकडोनल्ड, ठीक है। ये केस जो है ना, इसको आपको जो इसका 133 का इलस्ट्रेशन नंबर ए है, उसके आगे लिख लीजिए सेम फैक्ट इस केस का है। इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। A becomes surety to C for B's conduct as a manager, ख के आचरण के लिए। B, ये हो गया डेटर, ये हो गया श्योरिटी, इससे हो रहा है C है। A surety becomes surety to C को क्रेडिटर ही मानिएगा। C for क्या है, B's conduct as a manager in C's bank। अरे वाह, ये तो बैंक मैनेजर है, लिख लीजिए इन C's बैंक। C के बैंक में B मैनेजर है, इसके लिए A प्रतिभूति लेता है, ठीक है, अगर कोई गबन करेगा तो हम देखेंगे। अब क्या होता है, afterwards B and C contracts without A's consent, बिना A की सहमति के B और C ने, मालिक और नौकर ने, कर्मचारी ने फिर से एक समझौता कर लिया। क्या, B's salary shall be raised and that he shall become liable for 1/4 of the losses on overdrafts। बैंक में क्या होता है, जैसे ऋण दिया जाता है ना, वैसे जिनका रेगुलर काम चलता रहता है उनको ओवरड्राफ्ट की लिमिट, जैसे जिसको सीसी कहते हैं, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि कैश क्रेडिट टाइप चीज होती है, ठीक है, आज आपके खाते में नहीं है पैसा, हम आपके लिए लिमिट बांध देते हैं 5 लाख तक की, आप 5 लाख तक की हमसे ले सकते हो आपके खाते में पैसा ना होने के बावजूद। ये होता है बैंक का, तो उसको कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट पहले ज्यादा चलता था टर्म। तो सी ने कहा मैं तुम्हारी सैलरी रेज कर दे रहा हूं, ठीक है, बढ़ा दो भाई, भी खुश हो गया। लेकिन आप बैंक मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, आप डील करते हो कस्टमर से, आप जो ओवरड्राफ्ट देते हो, ओवरड्राफ्ट माने एक तरह से टेम्पररी लोन कह सकते हैं, ओवरड्राफ्ट जो आप देते हो, अगर उसको रियलाइज नहीं हुआ तो आप उसके 1/4 तक, जो रियलाइज नहीं हो पाएगा अमाउंट, उसके 1/4 तक आप लायबिल हो गए, मैं सैलरी दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ पहले मूल संविदा अलग थी कि ये इसके यहां काम करेगा नॉर्मल प्रोसेस में, अब इन दोनों ने अपनी संविदा में चेंज कर लिया, इनकी सैलरी रेज हो गई, इनको इतने के लिए लायबिल ठहराया गया। तो लायबिलिटी इन्होंने तो पहले कुछ और श्योरिटी ने दी गई होगी ना, गारंटी कि मैं इतने लिए लायबिलिटी तक हूं, जो इसको पता रहा होगा। अब यहाँ लायबिलिटी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई,
बैंक मैनेजर ने किसी को ओवरड्राफ्ट दिया, वो नहीं रिलाइज हो पाया, वसूल नहीं हो पाया, बंदे ने वापस नहीं किया। अब नहीं किया तो क्या होगा, अब इनसे वसूल नहीं हो पाया तो आप इसको पकड़ेंगे। जब इसको पकड़ेंगे तो ये कहेगा कि जब यहाँ पे आप चेंज कर रहे थे, इनको पैसा दे रहे थे, आपको लग रहा था कि आपका ज्यादा फायदा होगा, इनका फायदा होगा, तब तो मुझे नहीं पता है, और आपने पूरे जो मटेरियल फैक्ट था उसको ही चेंज कर दिया आपस में मिलके, देन इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इट वाज हेरिंग मोनार्क वर्सेस मैकडॉनल्ड का केस था, आप उसी के सामने लिख लीजिए, मोनार्क वर्सेस मैकडॉनल्ड, सेम फैक्ट, ठीक है। इसी तरह से A guarantees C against the misconduct of B in office to which B is appointed। अच्छा, इसको अब आप पढ़ लीजिएगा, ABCD जो भी है, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। मैं इसमें एक केस और बता देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को घर किराए पे दिया और गारंटी किसी और ने दी कि भाई अगर ये किराया वगैरह नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक है भाई, 1-2 महीने का किराया, 4 महीने तक मैं गारंटी ले लेता हूं, 4 महीने तक मैं आपको किराया अगर इन्होंने नहीं भुगतान किया तो मैं दूंगा। तो एक लिखिए, खातून बीबी वर्सेस अब्दुल्ला। खातून बीबी अब्दुल्ला, ठीक है। तो जितने समय तक आपने किराए की गारंटी ली है वहां तक तो ठीक है, लेकिन किराया आपने माना था, आपके सामने जब बात हुई तो 10,000 रुपए महीने का था। बाद में पता चला कि इन दोनों ने समझौता करके किराया बढ़ा लिया और श्योरिटी को, गारंटर को पता ही नहीं है कि किराया बढ़ भी गया। तो ठीक है, जितना गारंटर को पता है उतने के लिए लायबल होगा ना। आपने बढ़ा लिया और फिर इसने पैसा नहीं दिया, तब आप नहीं पकड़ सकते उसको कि भैया इसने बढ़ा हुआ किराया, हमने इतना बढ़ा लिया था, नहीं दे रहा है, आप दो। हम क्यों दें, हमसे पूछ के दिए थे क्या। बहुत एकदम मतलब फैक्ट है। अब इसमें वही बात आती है कि हाँ बोलिए। जितना ये श्योरिटी दिया था यहाँ पे, तो उससे ज्यादा लाइबल होगा बाद में नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए 7,000 की श्योरिटी दिया था पर मंथ में और 10,000 हो गया। नहीं, 7,000 के लिए भी नहीं होगा, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा भाई। उन्मोचन की बात आ रही, वो फ्री हो जाएगा। आपने जैसे ही मेटेरियली चेंज किया ना, वैसे ही आप श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्मोचित कर देते हैं उस संपदा से। वो एक भी पैसे के लिए नहीं लायबल होने वाला। समझ में आई। और कोई प्रॉब्लम। हाँ सर, अगर वो श्योरिटी से पूछ के हाँ, करें तो कोई बात नहीं, तब तो सही है। श्योरिटी कंसेंट है तो कोई बात ही नहीं, गारंटी में उसकी कंसेंट हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब इसमें समस्या जो उत्पन्न होती है वो ये है कि अगर वेरिएशन इज नॉट सब्सटेंशियल, अगर जो चेंज हुआ है, वेरिएशन जो चेंज किया गया वो सब्सटेंशियल नहीं है, तात्विक नहीं है, मूल नहीं है, तो क्या हो, जिससे श्योरिटी के सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान उसका नहीं होने वाला, उसका हानि नहीं होगा, तो क्या होगा। एक केस आता है MS अनिरुद्धन, MS अनिरुद्धन बनाम क्या है, हेमकॉस बैंक लिमिटेड। इसमें हुआ क्या था कि 25,000 रुपए किसी को बैंक द्वारा दिए जाने थे, उसके लिए गारंटर बना था ए, लेकिन बैंक ने क्या किया, इसको जो कुछ टेक्निकल ऐसे कारण आ गए कि उनकी कैपेसिटी नहीं थी, दे वर नॉट ऑथराइज्ड टू रिलीज दिस अमाउंट, उनका एक फिक्स था, तो इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपए उसको जारी किए, 20,000, 25,000 की जगह 20,000 किए। अब देखिए गारंटर का क्या है, गारंटर को नुकसान होगा क्या, जहां 25,000 के लिए लायबल था पर 20,000 हो गई, ठीक है, उसकी तो सीमा घट गई। तो ये क्वेश्चन हुआ, तो जब डिफॉल्ट कर गया 20,000 के लिए भी, तो
जो श्योरिटी थे उनसे मांगा गया, तो उन्होंने कहा नहीं आपने चेंज कर दिया तो हम नहीं जिम्मेदार होंगे। तो ये हुआ कि नहीं आप जिम्मेदार होना पड़ेगा भाई, आपका इसमें जो सब्सटेंशियल अगर चेंज नहीं है, सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट इन विच यू आर श्योरिटी। आपका नुकसान नहीं, आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं हुई, तो वहां तक आपको लायबल होना पड़ेगा, ये ऐसा कहा गया। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहां पे, अब आज तो समय खत्म हो रहा है, मैं कोशिश करता हूं। यहां पे समस्या होती है कि इंग्लिश लॉ में दो वर्जन आते हैं। एक वर्जन ये आता है कि अगर जो चेंज हुआ है, मतलब एक कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट व्यू कह सकते हैं कि इंग्लिश लॉ में दो बातें आती हैं। एक स्ट्रिक्ट व्यू कि आपने अगर चेंज कर दिया तो चाहे जो हो उसके लिए लायबल नहीं होगा। कौन नहीं होगा? श्योरिटी। स्ट्रिक्ट व्यू है, यह है ब्लेस्ड वर्सेस ब्राउन के केस में था। ब्लेस्ड वर्सेस ब्राउन के केस में लॉर्ड वेस्टबरी, ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम याद रहे, कभी लिखना हो तो लिखिए। लॉर्ड वेस्टबरी ने कहा कि भले ही चेंज कुछ भी हो, वो उसके कितने भी फेवर में हो, कितने भी गुड फेथ में हो, कुछ भी हो, बट अगर चेंज हुआ है और उसमें उसकी सहमति नहीं ली गई है तो वो क्या होगा? उसके लिए लायबल नहीं होगा और जो ऑब्लिगेशन होगा वो हट जाएगा, दायित्व जो है श्योरिटी का वो खत्म हो जाएगा और उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा। इसमें कुल मिला के इतनी बात की गई। ठीक है, दूसरा केस आता है लिबरल व्यू। इसको स्ट्रिक्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्ट्रिक्ट व्यू था, फिर लिबरल आता है थोड़ा सा। लिबरल व्यू में भी एक केस है, उसमें कहा गया होम वर्सेस ब्रंस्किल, HOLME वर्सेस ब्रंस्किल। ठीक है, कॉटन, इसमें जो थे आप ध्यान रखिएगा, COTTON, कॉटन LJ, लॉर्ड जस्टिस कॉटन नाम होता है। LJ है मतलब लॉर्ड जस्टिस कॉटन। उन्होंने क्या कहा कि देयर आर टू सिचुएशंस, दो चीजें हो सकती हैं, दो बातें होंगी, वेयर विदाउट इंक्वायरिंग इट इज क्लियर एविडेंट दैट अल्टरेशन इज अनसब्सटेंशियल। पहली बात ये होती है कि जहां पे अनसब्सटेंशियल नेचर की बात हो, जो चेंज हुआ है वो अनसब्सटेंशियल हो, मतलब तात्विक न हो, एंड इट इज इन फेवर ऑफ श्योरिटी। तो इन दिस केस ऑल्दो श्योरिटी हैज नॉट कंसेंटेड द अल्टरेशन, ही मे नॉट बी डिस्चार्ज। अगर कोई चेंज हुआ है वो तात्विक प्रकृति का नहीं है, उसमें भले ही कंसेंट उसने नहीं दिया है, जैसा पहले 25,000 और 20,000 वाला था, तो भी उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। ऐसा होम वर्सेस ब्रंस्किल में लॉर्ड जस्टिस कॉटन ने कहा। और दूसरा व्यू क्या कहा? अगर ये एविडेंट नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब्सटेंशियल नेचर का नहीं है, मतलब वो सब्सटेंशियल नेचर का हो चेंज, तो क्या होगा? और दूसरी बात, जो सब्सटेंशियल नेचर का है और वो उसके फेवर में नहीं है, किसके? श्योरिटी के फेवर में नहीं है, तो क्या हुआ? तो क्या होगा? श्योरिटी में बी डिस्चार्ज विदाउट एनी इंक्वायरी। जब ऐसा लग रहा है कि तात्विक प्रवृत्ति का उसमें चेंज हो गया है, पहले नॉन सब्सटेंशियल नेचर हो रहा है और उसमें भले ही उसकी कंसेंट नहीं मिली है, तो उसको रिलीज नहीं करेंगे, उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सब्सटेंशियल नेचर का चेंज आ गया तो क्या होगा? उसको हम फ्री कर देंगे, उसको हम मुक्त कर देंगे। तो ये दो सीन आते हैं, आपको इतना ध्यान रखना होगा। वेरिएंस में थोड़ा मसला टेढ़ा है, आपको याद रखना होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब
वर्तमान में पोजीशन आप लेके क्या चल सकते हैं, यही लेके चल सकते हैं कि अगर वो एडवांटेजियस फॉर श्योरिटी, इफ द अल्टरेशन इज एडवांटेजियस फॉर श्योरिटी एंड नो कंसेंट हैज बीन टेकन या नॉट कंसेंट हैज नॉट बीन मेड बाय श्योरिटी, वो उसको डिस्चार्ज नहीं करेगा। और अगर मामला होता है कि डिसएडवांटेजियस हुआ तो उसको मुक्त कर देंगे। तो अभी वर्तमान में ये आप कह सकते हैं कि जो अभी स्थिति परिस्थितियां बनी कि वो फ्री डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर वो उसके हित में ना हुआ, और तात्विक प्रवृत्ति की अगर कोई मटेरियल फैक्ट में चेंज हो गया है, मटेरियल चेंजेस हैं फैक्ट्स में, तो उसको फ्री कर देंगे। और एक बात समझिए कि अगर कोई ऐसे हम लोगों ने मतलब क्रेडिटर और डेटर ने कुछ चेंज करने की सोची, अल्टर करने की सोची, लेकिन वो अल्टरेशन जो हुआ इफेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, तो इफेक्टिव नहीं हुआ तो ऐसे सीन में जो श्योरिटी है वो सिर्फ ये इसका बहाना नहीं ले सकता कि लोगों ने चेंज करने की सोची थी इसलिए मुझे फ्री किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो केवल हवा में रही चीजें और चेंज नहीं हुआ तो उसको फ्री नहीं किया जाएगा, वो उसके लिए लायबल रहेगा जो भी उसने जिम्मेदारी ली है। तो वेरिएंस का मामला हो गया, आज यहीं पे खत्म किया जाए।